हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पे, जो कि अब नए नाम से जाना जाएगा स्टडी परचम से। आज का हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। यानी हिंदी भाषा का जो है विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा किस भाषा से जन्मी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि लिपि क्या होती है, बोली क्या होती है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारे वीडियो जो भी हिंदी भाषा से रिलेटेड ये आज का जो वीडियो है, ये सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप सीटेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और इस तरह के वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेंगे यूट्यूब पर। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि कौन सी भाषा कहाँ से आई, उसका ओरिजिन क्या है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। और मैंने कोशिश किया है कि कम समय में आपके लिए ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ दबा लीजिएगा, जिससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको तो बस एक बटन दबाना होता है, एक क्लिक करना होता है और हमारे लिए वो बहुत बड़ा काम कर जाता है। ठीक है, तो फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और हिंदी भाषा का विकास के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम भाषा को पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है ना, भाषा का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी है। वह अपने विचारों भावनाओं को बोलकर ही व्यक्त करता है। भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था माना जाता है। यानी मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, और आप समाज में रहेंगे तो आपको क्या करना है, अपने भाषा का, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो हम अपने भाषा का, अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे? उसके लिए एक भाषा, एक लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लैंग्वेज हम जानते हैं वही लैंग्वेज सामने वाला जानेगा, तभी तो हम अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को दूसरे तक पहुंचाएंगे। तो भाषा इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था माना जाता है। यह मनुष्य के मुंह से निकली हुई अभिव्यक्ति होती है। इसे विचारों के आदान प्रदान को एक आसान साधन माना जाता है। इसके शब्द प्राय रूढ़ होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको तो समझ में है कि भाषा क्या है। भाई, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें एक भाषा की जरूरत पड़ती है, जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे तक करते हैं और अपने मन की जो बात है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए भाषा की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी हैं। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। यानी आपको यहाँ पर ये समझना है कि हिंदी भाषा कहाँ से निकली है, संस्कृत से निकली है। तो हिंदी भाषा की जननी कौन है, संस्कृत है। हमें पता है कि भाषा का लिखित आज भी संस्कृत में पाया जाता है। यानी भाषा का जो लिखित रूप है वो कहाँ पाया जाता है, संस्कृत में पाया जाता है। और हिंदी कहाँ से निकली है, संस्कृत से निकली है। लेकिन मौखिक रूप मुख से घिस कर अपना स्वरूप खो चुकी है। क्या हुआ है, लिखित रूप में तो आपके पास बहुत सारे ग्रंथ वेद हैं, है ना, संस्कृत भाषा के हैं, जो कि उसी से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। लेकिन क्या है ना कि बहुत जगह के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सबकी अलग अलग बोलियां रहती हैं। बहुत सारे भाषा एक दूसरे के साथ मिलकर क्या हो गया है, उसका स्वरूप चेंज हो गया, उसका चेंज हो गया है ना। बहुत सारे हिंदी में बहुत सारी क्या मराठी भाषा आ जाती है। हिंदी में जो महाराष्ट्र से जो रिलेट करते हैं वो हिंदी के साथ मराठी मिला के बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जो बिहार के हैं तो वहाँ की जो लोकल बोलियां हैं, भाषा है, मैथिली हो गई, मगही हो गई, वो लोग हिंदी के साथ मिक्स करके बोलने जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे हिंदी ना अपना स्वरूप खोते जा रहा है। संस्कृत अपना स्वरूप खो के हिंदी में, और हिंदी भी अपना धीरे धीरे स्वरूप खोते जा रहा है, अपना रियल जो फेस है उसका खत्म होते जा रहा है। तो यही है कि क्या हो रहा है, लोकल बोलियों के साथ घिस के अपना स्वरूप खो चुका है। आज हम उन्हें तत्भव शब्दों के रूप में जानते हैं। तो हमने तत्भव और तत्सम हमने पढ़ा था ना। तो तत्सम क्या है, जो कि संस्कृत के समान है, और तत्भव क्या है, जो संस्कृत से निकली हुई है, तो जो हिंदी में आज यूज होती है। जैसे हम लोग बहुत सारे हम आम्र पढ़ते थे, तो आम्र क्या है, संस्कृत का शब्द है, लेकिन अब घिस के वो आम्र से क्या बन गया है, आम बन गया है, तो वो तत्भव शब्द हो गए, है ना।
हिंदी भाषा को अपने अस्तित्व में लाने के लिए बहुत समय लगा है ना। हिंदी को अस्तित्व में आने के लिए बहुत सारे भाषाओं से, बहुत सारे चरणों से गुजरते हुए, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हिंदी है, ये आपकी हिंदी है, और ये है संस्कृत। संस्कृत से हिंदी बनने में बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे चरण आए, उसके बाद क्या हुआ, हिंदी आपको मिला है। अब हिंदी में भी बहुत सारे परिवर्तन, अब बहुत सारे क्या देखोगे आप कि हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके कि मुझे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, तो क्या हुआ, मुझे लेट हो रहा है, तो मुझे हो रहा है और मुझे क्या हिंदी है, लेकिन लेट कहाँ का शब्द आ गया, अंग्रेजी का शब्द आ गया। तो हिंदी भी अपना धीरे धीरे अस्तित्व क्या कर रहा है, खो रहा है, क्योंकि उसमें इंग्लिश का भी मिश्रण आ गया है। ठीक है। संस्कृत से अब सबसे पहले क्या हुआ, संस्कृत से क्या बना, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से हिंदी हमें मिला। यानी हिंदी कहाँ से आया, अभ्रंश से मिला, है ना। तो सबसे पहले संस्कृत से किस में चेंज हुआ, पाली में। अब पाली से किस में हुआ, ये क्रम है, आपको देखना है। संस्कृत से पाली, आपको याद रखना है, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से हिंदी हमें मिली है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, पहले संस्कृत, फिर आई पाली, फिर आई प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से हिंदी हमें मिली। ठीक है। अब देखिए भाषा के भेद क्या होते हैं, यानी भाषा क्या होता है, रूप भेद समझिए, या रूप। भाषा के कितने रूप हैं, तो मुख्यतः कितने हैं, मुख्यतः है 3 रूप। लिखित भाषा है ना, लिखित है, मौखिक है और सांकेतिक है, ये 3 है। लेकिन अगर हम मेनली पढ़े तो 2 ही है, एक लिखित और एक मौखिक। तो हम लिखित भाषा को पढ़ते हैं कि लिखित भाषा क्या होता है। जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बात लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी लिखित भाषा क्या होता है, लिख कर व्यक्त किया जाता है ना। यह भाषा अस्थाई रूप का होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा स्थायी रूप होता है भाषा का, कौन सा रूप, यहाँ पे वेद की जगह आप रूप भी ले सकते हो। भाषा का कौन सा रूप स्थायी होता है, तो आपको पता है लिखित होता है ना। ये लिपि पर आधारित होता है, यानी लिखित भाषा क्या चीज पर आधारित होता है, लिपि पर होता है। लिपि क्या होता है, चिन्ह होता है ना। तो लिपि पर आधारित है, इसे अपने अस्तित्व को सुरक्षा रखा जा सकता है। इससे क्या है, उसके अपने अस्तित्व को, यानी भाषा के अस्तित्व को सुरक्षित कैसे रखा, जब भी किसी भाषा क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, लिखित भाषा क्या होती है, हम लिख कर व्यक्त करते हैं। दूसरी बात क्या होता है, ये अस्थाई होता है, यानी फिक्स होता है, चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये लिपि पर आधारित होता है। अब जैसे देखिए ग्रंथ जो है, पुस्तक है, अखबार है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये लिखित भाषा का एक उदाहरण है और ये सब लिखित रूप में आपको मिलते हैं। ठीक है। दूसरा है मौखिक भाषा, है ना। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं, यानी बोलते हैं और सुन के, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों एवं भावनाओं, मनोभावों को बोलकर प्रकट करता है। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब हम श्रोता के सामने होते हैं। यानी मौखिक भाषा के लिए क्या चाहिए, लिखित भाषा के लिए आपको दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है। आपने लिख दिया, वो बाद में भी आके उसको पढ़ लेगा, या लिख दिया आपने क्या किया, प्रकाशित कर दिया। लेकिन मौखिक भाषा के लिए क्या चाहिए, आपके सामने कोई आदमी होना चाहिए जिससे आप क्या कर रहे हो, अपने भाषा का आदान प्रदान कर रहे हो, आप उससे कुछ सुना रहे हो या उसकी बातों को सुन रहे हो। ठीक है ना। तो ये होती है मौखिक भाषा। दूसरे शब्दों में आमने सामने बैठकर व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं, है ना। बातचीत कैसे करते हैं, आमने सामने बैठ के, है ना। अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है तो उस भाषा को मौखिक रूप कहा जाता है। अब मौखिक भाषा के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे नाटक क्या होता है, मौखिक होता है। फिल्म भी क्या होता है, मौखिक होता है। भले ही फिल्म में एक साइड वो हम फिल्म देख रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, तो वहाँ पे डायलॉग को सुन रहे हैं, लेकिन वो डायलॉग के क्या रहता है, वो लिखित, वो मौखिक ही रहता है ना। वो बोल के बोलता है तभी तो हमें सुनाई देता है। भले वहाँ पे सामने हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कन्वर्सेशन एक साइड से तो होता है। समाचार सुनते हैं, है ना, संवाद करते हैं, भाषण आदि सुनना, ये सब क्या है, मौखिक भाषा का उदाहरण है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि मौखिक भाषा के उदाहरण किसे कहेंगे। अब आगे भाषा के कुछ अन्य भेदों के बारे में पढ़ेंगे, यानी भाषा को किस किस कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, मातृभाषा, है ना, जिसको मदर टंग कहते हैं। मदर टंग लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, मातृभाषा को मदर टंग लैंग्वेज हम बोलते हैं। राजभाषा,
राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। इन चारों को हम समझेंगे कि देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इन चारों में अंतर क्या है, तो आपको समझना है कि इन चारों का अंतर, बेसिक अंतर क्या है इन चारों में। ठीक है, सबसे पहले मातृभाषा। जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे हम मातृभाषा, मातृ से ही मतलब है क्या, माँ के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने आसपास के लोगों के द्वारा जब बच्चा जिस भाषा को सीखता है उसको क्या बोलते हैं, मातृभाषा और मदर टंग लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा होता है राजभाषा। जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जब सरकारी काम में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, राजभाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी हमारी शह राजभाषा है ना, एसोसिएट ऑफिशियल। राजभाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, इसका मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, हिंदी क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ पे हिंदी हमारी शह राजभाषा, शह यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, हम इंग्लिश हमारी, यानी हमारे यहाँ सरकारी कामकाज दो लैंग्वेज में होता है, एक तो हिंदी में होता है, ठीक है, और एक दूसरा किस में होता है, इंग्लिश में होता है ना। एक हिंदी में होता है और दूसरा होता है इंग्लिश में। हमारे जितने भी सरकार के कामकाज होते हैं वो किस में होते हैं, इन दोनों लैंग्वेजों में होते हैं। हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश क्या है, हमारी शह राजभाषा है यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ओला एक्ट के थ्रू, है ना, 343 एक्ट है, आर्टिकल है, उसके थ्रू इसको माना जाता है। ठीक है, देर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन ए रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपसे पूछा जाए, आपसे अभी भी अगर आप बहुत लोगों से पूछोगे कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको एकदम बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए एकदम अच्छे से, कि हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारत में राज्य भाषा है जो कि हिंदी है, जिससे हमारे कामकाज होते हैं, लेकिन हमारे भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी इंडिया की कोई अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भाषाएं हैं, है ना, हमारे मतलब बहुत सारे स्टेट हैं, हर स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं। इसके कारण से हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप या राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं दे पाए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे नॉन हिंदी स्टेट है जो आप देखोगे, जैसे हमारा इंडिया हो गया, है ना, हमारा प्यारा भारत हो गया, तो हमारे प्यारा भारत जो है, हमारा प्यारा भारत हो गया, तो ये जो दक्षिण वाले स्टेट है ना, ये हिंदी अच्छा से समझते तक नहीं है, तो आप कैसे राष्ट्रभाषा बना सकते हो हिंदी को, है ना। तो इन लोगों का कार्यकाल किस में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सह राजभाषा। आपको याद रखना, इंग्लिश क्या है, हमारी सह राजभाषा यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है, हिंदी, यानी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है भारत में, इस चीज़ को ध्यान में रखना। भारत में कुल 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, यानी राष्ट्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, है ना, नेशनल लेवल की भाषाएं कौन कौन सी हैं, 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। कितनी भाषाओं को याद रखना है, 22 भाषाओं को। अब इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रभाषा, भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी जाती हैं, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारे देश का। अगर किसी से आप जाके पूछो जिसको ये बात नहीं पता होगा, कि हम पूछोगे कि अच्छा बताइए हमारे भारत का ना राष्ट्रभाषा कौन है, हमारे भारत में कौन सी भाषा को नेशनल लैंग्वेज कौन है, तो सब बोलेंगे हिंदी है, लेकिन कभी नहीं, हिंदी है ही नहीं हमारी। हिंदी क्या है, हमारी राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, सब प्रदेशों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। अभी मैंने बताया ना आपको कि सारे प्रदेश की अलग अलग भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकार किया, यानी भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया है, इस नंबर को आप याद रखिएगा, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन कौन सी, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसमें कभी क्वेश्चन आ जाए कोई ऐसी भाषा जो इसमें नहीं है और वो उसका नाम दे दिया जाए, तो आप उसको रॉन्ग करके आओगे, है ना, वो ऑप्शन नहीं होगा। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली,
डोगरी, बोडो, संथाली, सिंधी। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी भाषाएं नहीं है, जैसे आपको भाषाएं कैसे नहीं मिलेगी, मारवाड़ी भाषा नहीं मिलेगी आपको, भोजपुरी नहीं मिलेगी, तो ये सब भोजपुरी को, मगही को, इन लोगों को मान्यता नहीं मिली है, ठीक है ना। तो ये 22 भाषाओं को आपको ध्यान में रखना कि किसको मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान के अनुसार। कितनी है? 22 है। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में ही किया जाता है ना, जैसे पंजाबी पंजाब वाले क्षेत्र में, नेपाली नेपाल वाले क्षेत्र में, है ना। तमिल कहाँ है? तमिलनाडु। तेलुगु कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश वाले, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला क्षेत्र है। कन्नड़ कर्नाटक, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है ना। ये सब अपने अपने क्षेत्र की भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, यहाँ पे राजभाषा है ना, राष्ट्रभाषा नहीं है, है ना, राज्यभाषा है। बहुत जगह मतलब मोस्टली स्टेट में हिंदी बोली जाती है, इसीलिए तो हिंदी को किसके लिए यूज किया जाता है? राष्ट्रीय कार्य करने के लिए, ठीक है ना। भारत की 8वीं अनुसूची में अब यहाँ पे जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है वो किस अनुसूची में है? 8वीं, यानी 8th शेड्यूल में। अनुसूची का मतलब क्या हुआ? 8th शेड्यूल में, है ना, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है। भारतीय संविधान में क्या है? भाग कितना है? भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की अधिकारित भाषाओं से संबंधित है ना। यानी आपको देखना है कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, वो किस आर्टिकल के थ्रू है? 343 आर्टिकल के थ्रू है ना। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हिंदी इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर आर्टिकल 343 व्हेन कम्युनिकेटिंग विद द स्टेट ऑफ द हिंदी बेल्ट। इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज टू बी यूज्ड वाइल कम्युनिकेटिंग विथ द स्टेट, है ना। जब एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कम्युनिकेट करना होगा तो किससे बात करेंगे? इंग्लिश में हम टॉक करेंगे, इसीलिए इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? हमने मातृभाषा पढ़ा, हमने राष्ट्रभाषा पढ़ा। राष्ट्रभाषा पढ़ा क्योंकि हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो हमने राज्यभाषा पढ़ा। अब चौथा क्या था? मानक भाषा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है और बहुत ही कम जगह यूज किया जाता है ना। मानक हिंदी की बात हो रही है। मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा, कार्यान्वयन कामों में प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ पे शिक्षा है, जहाँ पे बुक वगैरह लिखी जाती है ना, साहित्य वगैरह होता है, साहित्य लिखा जाता है, बहुत सारे जो ऑफिस के वर्क होते हैं जो कि जिसमें हिंदी में काम किया जाता है, वहाँ पर मानक भाषाओं का मानक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड को यूज़ किया जाता है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है ना। हम जानते हैं कि भाषा का क्षेत्र काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक होता है। सभी भाषाओं के विविध रूप को मानक कहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा का कैसे क्या हुआ, उद्गम कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। अभी तो हमने भाषा को पढ़ा कि भाषा क्या होती है, उसके भेदों के बारे में समझा। भारत में मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा। भारत में कितनी भाषा परिवारें हैं? 2 हैं, एक है द्रविड़ और दूसरा है आर्य। दक्षिण भारत में जो भी भाषाएं बोली जाती है वो कहाँ से निकली हैं? द्रविड़ परिवार से, है ना। और जो उत्तर भारत में जो भी भाषाएं हैं वो कहाँ से निकली है? आर्य भाषा से। तो अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी किस परिवार से आती है, तो भारोपी परिवार से हिंदी का उद्गम हुआ है। और हिंदी किस परिवार से बिलोंग करती है? तो भारोपी, है ना। भाषाएं बोली, इसमें द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण में तथा आर्य भाषा परिवार उत्तर भारत में प्रयोग में आती है। चलिए हम एक नज़र भारतीय आर्य भाषा के 3 कालों पर नज़र। अभी हमें द्रविड़ भाषा परिवार को नहीं पढ़ना है, अभी हमारा फोकस किस पे है? आर्य पर, है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कि क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 ईसा पूर्व, यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा है प्राचीन के बाद आएगा मध्यकालीन का है 500 से 1000, और 1000 से लेके अब तक कौन सी है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यानी ये आपको डेटा याद रखना है। यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कब से है? 1500 से 500 ईसा पूर्व से।
500 से 1000 ईसा पूर्व में मध्यकालीन है और 1000 से अब तक का जो काल माना जाता है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हम समझते हैं। इस काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का प्रचलन था। यानी प्राचीन में जो सबसे पुरानी आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा है, उसमें कौन सी भाषाएं थी? 2 भाषाएं थी, 2 संस्कृत थी। आपने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ा होगा, जो कि संस्कृत का सबसे डिफिकल्ट रूप माना जाता था, है ना। आजकल जो संस्कृत पढ़ते हैं वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी वो डिफिकल्ट होती थी, ठीक है ना। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का काल कौन सा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आप ध्यान में रखना, है ना। ये दोनों है। इसका को भी 2 भागों में बांटा गया। अब इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कैसे? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसका कार्य क्या हुआ? 1500 से 1000, 1000 से 500, है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है कि वैदिक संस्कृत में कौन क्या क्या लिखा गया है उसको आपको ध्यान में रखना है। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, जो कि वैदिक संस्कृत में थी। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद की रचना किस संस्कृत में, कौन से संस्कृत में लिखी गई थी, तो कब लिखी गई थी? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय ऋग्वेद की रचना हुई थी, जो कि वैदिक संस्कृत में हुई थी। यानी ऋग्वेद किस में लिखी गई है? वैदिक संस्कृत में, जो कि सबसे डिफिकल्ट संस्कृत माना जाता था। उसके बाद आया लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड क्या था? 1000 से 500 ईसा पूर्व में। और इस काल में क्या क्या लिखा गया था? इस काल में लिखा गया था पुराण, अथर्ववेद, उपनिषद और विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों को। यानी पुराण, अथर्ववेद और उपनिषद। यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यानी इससे एक और क्वेश्चन आया कि सबसे पुराना वेद, बहुत सारे 4 वेद है ना हमारे, तो सबसे पुराना वेद क्या है? जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये क्या है? 4 वेद हैं हमारे, है ना। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना किस संस्कृत में हुई है? वैदिक संस्कृत में हुई है ना। पुराणों की रचना किस में हुई है? लौकिक संस्कृत में हुई है। अथर्ववेद की किस में हुई है? लौकिक संस्कृत में हुई है। उपनिषद किस में लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत में लिखे गए, है ना। इसके बाद आता है, ये हम क्या पढ़ रहे थे? हम प्राचीन आर्य भाषा। आर्य क्या है ना, हमने अभी क्या पढ़ा? आर्य भाषा को 3 भाग में डिवाइड किया गया था, प्राचीन, मध्यकालीन और अभी आधुनिक। तो हमने प्राचीन पढ़ लिया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन, है ना। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को पढ़ते हैं। इस काल में 3 भाषाएं थी, जो कि निम्न है। अब इस काल में कौन कौन सी भाषाएं थी? 3 भाषाएं थी। वो क्या है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। हमने पहले क्या पढ़ा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। उसमें क्या था? लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ा। वैदिक संस्कृत में क्या लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया था। और लौकिक संस्कृत में क्या लिखा गया था? उपनिषद लिखा गया था, अथर्ववेद लिखा गया था, ये सब लिखे गए थे। अब मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है, इसको भी इसमें 3 भाषाओं का क्या हुआ? विकास हुआ। कौन कौन सी वो भाषाएं थी? इसमें प्रथम प्राकृतिक काल क्या थी? पाली भाषा थी, है ना। पाली भाषा, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक थी, है ना। भारत की प्रथम देश भाषा बुद्ध के सारे उपनिषद पाली भाषा में थी। यानी पाली भाषा किस लिए फेमस थी? भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश थे ना, वो किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहले जब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ, तो उसमें सबसे पहले कौन सी भाषा निकली? पाली भाषा निकली, है ना। उसके बाद आई प्राकृतिक, है ना। तो इसको, पाली को हम क्या कहते हैं? प्रथम प्राकृतिक काल की भाषा मानते हैं, है ना। यानी पाली क्या है? प्रथम प्राकृतिक काल। और बौद्ध धर्म का जो भगवान बुद्ध का जो उपदेश थे, वो किस में थे? पाली भाषा में थे। इसी मगधी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अब आजकल मगधी भाषा, हम जो बिहार में 3-4 भाषाएं हैं, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, तो जो अभी हम मगधी या मगही कहते हैं, वो कौन सी भाषा थी? वो प्राचीन पाली भाषा को ही हम आजकल मगही के नाम से या मगधी के नाम से जानते हैं, है ना। अभी मगधी जो बिहार में बोली जाती है, वो कौन सी भाषा थी पहले? वो पाली भाषा थी पहले। दूसरा हम पढ़ेंगे द्वितीय प्राकृतिक काल। द्वितीय प्राकृतिक काल में कौन सी आई? प्राकृतिक भाषा आई। वो कब आई? यहाँ पे 1 ईसा पूर्व तक थी।
अब ईशा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है ना, ईशा पूर्व है यहाँ पे ध्यान में रखना, 500 ईशा पूर्व से 1 ईस्वी और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी में की बात यहाँ पे हो रही है। तो दूसरे चरण में क्या हुआ, दूसरे प्राकृतिक काल में कौन सी आई, प्राकृतिक भाषा आई। भगवान महावीर के सारे उपदेश एवं सभी जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म के सारे उपदेश किस में है, या बौद्ध भगवान बुद्ध के पाली में। भगवान महावीर के सारे उपदेश किस में है, प्राकृतिक में। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, क्योंकि पहले कौन सा धर्म आया था, बौद्ध धर्म, फिर आया था जैन धर्म। ठीक है, तो भगवान महावीर किसके ये हैं, भगवान माने जाते हैं, जैन धर्म के, और बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध। ठीक है, उस समय समान बोलचाल की भाषा थी। कौन सी समान बोलचाल की भाषा थी, प्राकृतिक। देखिए ये उपदेश किस में देते थे, ये जो बड़े बड़े जो भगवान हुए पहले के, जो इतने महापुरुष जो थे, वो उपदेश किस में देते थे, जो आम बोलचाल की भाषाएं होती थी उस टाइम में। तो बुद्ध के समय पाली थी, तो वो उपदेश तो उसी में ना देंगे ताकि आम जनता जो है उसको समझ सके, और प्राकृतिक भाषा में महावीर ने दी थी। ठीक है ना। और उसके बाद तृतीय प्राकृतिक काल आए, जिसको अभ्रंश कहते हैं। अभ्रंश मतलब होता है बिगड़ा हुआ। अब यहाँ पे बिगड़ना शुरू हुआ, यह अहवटट कहते हैं। ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और 900 से 1100 ईस्वी तक की ये भाषाएं हैं। ठीक है, अपभ्रंश क्या है, 500 से 1000 ईस्वी में। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप ध्यान में रखना। इस भाषा में साहित्य का आरंभ स्वयंभू कवि के द्वारा 8वीं सदी में हुआ था, है ना। अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई आधुनिक भाषाएं। अब आधुनिक भाषाएं जो अभी बोली जाती हैं वो सब अब आना स्टार्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है ना। सबसे पहले सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी क्या है, अपभ्रंश है। अर्धमगधी क्या है, अपभ्रंश है। मगधी क्या है, अपभ्रंश है। खश क्या है, अपभ्रंश है। व्राचड़ क्या है, अपभ्रंश है। एंड महाराष्ट्री क्या है, अपभ्रंश है ना। अब इससे कौन कौन सी भाषाएं निकली, अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से क्या निकली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। यानी अगर क्वेश्चन आए कि सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली, पश्चिमी हिंदी निकली, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमगधी में क्या होता है, पूर्वी हिंदी, यानी पूर्वी हिंदी किसका पार्ट है, अर्धमगधी का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मगधी में कौन कौन सी भाषाएं आई, बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। जो वहाँ पे नॉर्थ मतलब जो भी ईस्ट साइड के स्टेट है ना, वहाँ की वाली भाषाएं कहाँ से निकली, मगधी से, है ना। और मगधी पहले किस नाम से जाना जाता था, मगधी पाली के नाम से जाना जाता था। खस अपभ्रंश से कौन सी निकली, पहाड़ी निकली। भ्राचंड से 2 निकली थी, लहदा और पंजाबी, है ना। लहदा वगैरह जो है ना भाषाएं, वो पाकिस्तान वाले एरिया में बोली जाती है। और महाराष्ट्री से मराठी, यानी महाराष्ट्री क्या है, महाराष्ट्री अपभ्रंश है। और उससे कौन सी भाषा निकली, मराठी भाषा निकली, है ना, जो कि महाराष्ट्र वाले एरिया में बोला जाता है। भ्राचंड अपभ्रंश से पंजाबी निकली, यानी आपसे पूछा जाए कि पंजाबी कौन से अपभ्रंश से निकली है, तो भ्राचंड से। पहाड़ी भाषा कौन से अपभ्रंश से निकली है, तो खस अपभ्रंश से। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा आता है, इसको आप बार बार पढ़ना है ना। चलिए अब देखेंगे। इस वीडियो के बाद मैं एक क्वेश्चन ला दूंगी हिंदी भाषा के विकास से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाए। एमसीक्यू की सीरीज ला दूंगी, या इसके बाद एक एमसीक्यू का वीडियो रहेगा जो कि हिंदी भाषा के विकास के बारे में रहेगा, और इन सब भाषाओं से भी रिलेटेड उसमें क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है। चलिए, पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह भी हमने पढ़ा। इसके अंदर पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 भाषाएं आती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये सब कहाँ से निकली हैं, पश्चिमी हिंदी से निकली हुई भाषाएं हैं। ये 5 भाषाओं को आपको याद रखना, कौन कौन सी। खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं, कौरवी के नाम से जानते हैं। खड़ी बोली को क्या बोलते हैं, कौरवी। दूसरा है हरियाणवी, तीसरा है ब्रज भाषा, जो कि ब्रज क्षेत्र, मथुरा वगैरह एरिया में बोला जाता है, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोला जाता है, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर,
बिजनौर, बागपत के आसपास बोली जाती है। कौन बोली जाती है? खड़ी बोली। खड़ी बोली को और क्या बोलते हैं? कौरवी के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था सौर सेनी अभ्रंश से? दूसरा क्या है? पूर्वी हिंदी, है ना। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी अ, ब और छ। अ ब, अ से अवधी, ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी। अ ब अ छ, यानी पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी? 5। पूर्वी हिंदी की कितनी? 3, है ना। अब अवधि कहाँ कहाँ बोली जाती है? अवधि, है ना। जैसे आपका यहाँ पे अवध वाले क्षेत्र में या अयोध्या वाले क्षेत्र में, जैसे कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अमेठी, कौशाम्बी, चित्रकूट, भदोही, बहराइच, स्वस्तिक, अम्बेडकर नगर, लखीमपुर, जौनपुर। जौनपुर में तो भोजपुरी आती है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जिले में क्या बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। ठीक है। बघेली, बघेली, बघेली कहाँ की भाषा है? बघेली 3 हमने पढ़ा ना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बघेली कहाँ बोली जाती है? रीवा, सतना, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सिंधी, नगोदा नगौदा में, नगौद में, है ना। अब है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नांदगांव, कोकेर, महासमुंद, सरगुजा एंड कोरिया। अब राजस्थानी हिंदी की बात हो रही है। राजस्थानी हिंदी में भी 4 बोलियां आती है। कौन आती है? मारवाड़ी भाषा, जयपुरी, मेवाती और मालवी भाषा। मालवी भाषा को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उज्जैन और ये उज्जैन हो गया, और ये भोपाल, इंदौर वाले एरिया में बोला जाता है। पहाड़ी हिंदी कहाँ से निकली है? खस अपभ्रंश से निकली है। और उसमें कौन कौन सी आती है? पूर्वी पहाड़ी, जिसमें नेपाली आती है, मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाली बोली जाती है, और पश्चिमी पहाड़ी, जिसमें हिमाचल प्रदेश में अनेक बोलियां बोली जाती है, वो पश्चिमी पहाड़ी हैं। बिहारी की 3 शाखाएं हैं। बिहारी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, भोजपुरी, मगधी और मैथिली। ये 3 शाखाएं कहाँ हैं? बिहारी हिंदी की हैं। ठीक है। और भाषा और बोली में हम अंतर देखेंगे कि भाषा क्या होता है और बोली क्या होता है ना। भाषा क्या होता है? अस्थाई होता है, लेकिन बोली क्या होता है? अस्थाई नहीं होता है ना। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली बोले जाते हैं। जैसे देखिए, भाषा क्या है ना, भाषा का रूप जो है, भाषा का क्या है? विस्तार बहुत बड़ा है। मान लीजिए कि ये पूरा बड़ा सा एरिया है, इसमें क्या है? भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बोली क्या है? छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे प्रदेश में बोली जाती है। और जब कोई बोली बहुत व्यापक और बड़ा रूप ले लेती है, तब वो भाषा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तो भाषा क्या है? भाषा जो है वो बड़ा व्यापक रूप है, और बोली एक छोटा रूप है ना। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है बोली, है ना। बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यानी कोई भी भाषा का उदय कैसे हुआ है? एक बोली से हुई है। जब उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाता है, तो वो भाषा का रूप ले लेती है। बोली भाषा का स्थानीय रूप है। हम जानते हैं कि हर 10 किलोमीटर में के बाद बोली बदल जाती है। भाषा व्याकरणीय नियमों से बंधी होती है। देखिए, बोली में कोई भी व्याकरण का नियम नहीं होता है, बोली की कोई लिपि नहीं होती है, लेकिन भाषा क्या है? व्याकरण से बंधा होता है, वो लिपि के द्वारा लिखा जाता है ना। बोली को लिख नहीं सकते, इसलिए इसका साहित्यिक मौखिक है। यानी बोली क्या है? मौखिक है, लेकिन भाषा क्या है? मौखिक के साथ लिखित भी है। लेकिन भाषा को लिखा जा सकता है, इसलिए इसका साहित्य लिखित होता है। जब कोई बोली विकसित होती है, तो साहित्य की भाषा का रूप ले लेती है। जब बोली बहुत ज़्यादा बोली जाती है, विकसित होती है बड़े पैमाने पे, तो किसका रूप ले लेती है? वो किसी एक भाषा का रूप लेती है। यानी समझ में क्या भाषा और बोली में अंतर अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो क्या बोलोगे? बोली क्या है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। वो उसका रूप जो होता है बोली का, वो लिखित नहीं होता है, लेकिन भाषा का रूप क्या होता है? लिखित होता है। भाषा क्या है? व्याकरण से बंधा होता है, उसमें लिपि की आवश्यकता होती है ना। लेकिन बोली में किसी लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा लिपि को देख लेते हैं। लिपि क्या होता है? ठीक है ना। किसी भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्हों की जरूरत होती है, उन चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं, है ना।
चिन्हों को क्या बोलते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि क्या है? चिन्ह होते हैं ना। लिपि भाषा के लिखित रूप होते हैं। इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। सारी भाषाओं के लिखने के लिए लिपि अलग अलग है। यानी जितनी भी भाषाएं हैं, बोली की कोई लिपि नहीं होती है, लेकिन सारे भाषाओं की लिपि होती है ना। जैसे पंजाबी भाषा है, उसकी कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है ना। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है। अंग्रेजी भाषा की रोमन है। उर्दू की फारसी लिपि है ना। तो इन सब चीज़ों की लिपि आपको लिपि भी याद रखना होगा कि क्या किसकी लिपि क्या है। किसी भी भाषा को लिखने के ढंग या भाषा की लिखावट को क्या बोलते हैं? लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगर पंजाबी का पूछेगा तो गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। उर्दू का में फारसी लिपि है। ये सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है ना। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट या कुछ ऐसा टॉपिक है जो इससे रिलेटेड था, जो मुझसे छूट गया है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद इससे रिलेटेड मैं एक MCQ ला दूंगी, जिससे आपकी ये पूरी टॉपिक अच्छे से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।